फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग कोई क्लोज्ड सरफेस या फिर क्लोज्ड ऑब्जेक्ट रख दे तब क्या हो। क्लोज्ड ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिसके अंदर ना तो कुछ जा सके ना बाहर आ सके, मतलब कोई मटेरियल ना तो उसके अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। बिल्कुल क्लोज होना चाहिए हर तरफ से, कोई इतनी सी भी जगह नहीं हो जहां से कुछ भी लीकेज हो, बिल्कुल क्लोज। राइट, जैसे कि कोई बॉक्स हो गया बड़ा सा जो कि बिल्कुल बंद है, मेटल का हो सकता है वो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे सरफेस को जब आप लोग एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसमें से जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है तब क्या होता है, मतलब उसके अंदर से फ्लक्स की वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी? निकलेगी तो वो चीज हमें कैलकुलेट करनी है, आज उसका मेजरमेंट हमें करना है। याद रखना, मैं इसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने वाला हूँ, वेरिएबल के अंदर नहीं रखने वाला। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जैसे कि क्यूब मान लिया है मैंने। ये क्यूब आपको दिख रहा है कि इसकी क्यूब की जो है कितनी सर्फेसेस होती है आपको पता है? इसकी 6 सर्फेसेस होती है। 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 ऊपर नीचे की, 2 साइड की, 2 आगे पीछे की, इस तरीके से 6 सर्फेसेस होती हैं। और इसको मैंने क्या किया है कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है ई, जो कि कुछ इस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, अब देखिए हम लोग सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि इस सरफेस की 6 हमारी सर्फेसेस है, मतलब इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की 6 सर्फेसेस हैं। राइट, ये 6 प्लेन्स में से जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाहर निकलने की वो अलग अलग होगी। मतलब जो प्लेन इस तरफ है उसमें से जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, इस वाले की तरफ से इस तरीके से होगी, इस वाले की तरफ से इस तरीके से होगी, ऊपर की तरफ ऊपर से निकलेगी, नीचे की तरफ नीचे से निकलेगी, आगे की तरफ आगे से निकलेगी। इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन मान लेते हैं हम लोग। इसका मतलब अगर इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी गुजरता है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ही बाहर निकलना चाहिए। ठीक है साहब, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम लोगों ने क्या किया है कि इसको इस फील्ड के अंदर रख दिया है। अब जब रख दिया है तो इसको ध्यान से समझना होगा हमें। सबसे पहले हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब किसी प्लेन से बाहर निकलता है तो उसका टोटल जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई इज इक्वल्स टू में ई ए कॉस थीटा। ये बात हमें पता है, ये मेन फॉर्मूला है। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स को 6 भागों में डिवाइड करेंगे, 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे कि हर प्लेन के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्योंकि इन प्लेन्स की क्या डायरेक्शन भी अलग अलग है, क्योंकि ये प्लेन यहाँ है तो ये यहाँ है, ये ऊपर है तो ये नीचे है। तो पहले प्लेन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होगी। अब एंटर होने की डायरेक्शन ये है और इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब इसमें से फ्लक्स निकलने की जो डायरेक्शन होगी वो ये होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अगर हम लोग गौर से देखें तो बिल्कुल अपोजिट है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो E1 है यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जाने की डायरेक्शन ये है, और फ्लक्स के यानी कि फाई E1 के निकलने की डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री है। और हमें पता है कि मेन जो हमारा फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, इस थीटा की जगह 180 डिग्री का एंगल हम लोग रख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो कोस 180 डिग्री क्या होता है? -1 होता है, यानी कि फाई E1 इज इक्वल टू में ई ए कोस 180 डिग्री, फाई E1 इज इक्वल टू में माइनस का ई ए। ठीक है, उसकी डायरेक्शन ये निकलेगी माइनस का ई ए। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें दूसरे सरफेस के बारे में यानी कि दूसरे प्लेन के बारे में, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है वो कुछ इस तरीके से जा रही है, और ये जो हमारा दूसरा सरफेस है ये आगे की तरफ निकला हुआ। तो E2 और दूसरे सरफेस में जो आउटवर्ड डायरेक्शन है दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है कि नहीं है? राइट, तो इसका मतलब 90 डिग्री है। तो इस थीटा की जगह आप लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे? 90 डिग्री करेंगे, यानी कि फाई E2 इज इक्वल्स टू में ई ए कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पर ये 0 आप लोग पुट करेंगे, यानी कि फाई E2 इज इक्वल्स टू में ई ए कॉस 90, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे सरफेस की अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जाने की डायरेक्शन बिल्कुल ये है, और वहीं इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल ये है, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री है। यानी कि यहाँ पर आप लोग थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, यानी कि फाई E3 इज इक्वल्स टू में ई ए कॉस 0, कॉस 0 की जगह आप लोग रखेंगे 1, तो फाई E3 इज इक्वल्स टू में ई ए निकल के आ गया। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे चौथी सरफेस के बारे में। चौथी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के जाने की डायरेक्शन कुछ ये है, और इस चौथी सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलना चाहिए या फिर उसकी जो आउटवर्ड डायरेक्शन है कुछ ये है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, वापस 90 डिग्री है, तो हम लोग 90 डिग्री पुट करेंगे। फाई E4 इज इक्वल्स टू में ई ए कॉस 90 इज इक्वल्स टू में फाई E4 इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। राइट, इसी तरीके से जो पांचवा होगा, पांचवें में भी सेम होगा, क्योंकि पांचवें के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से जा रही है और उसकी जो आउटवर्ड डायरेक्शन है वो 90 डिग्री में है, तो वापस 0 हो जाएगा। इसी तरीके से E6 का भी सेम होगा, क्योंकि ये E6 नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका 0 हो गया, तो ये वाला वैल्यू भी 0 हो जाता है। तो इसका मतलब हर प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली।
अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लोज सरफेस में ये होता है कि जो सर्फेसेस होती हैं उनकी, मतलब क्लोज ऑब्जेक्ट की जो सर्फेसेस होती हैं उनका एक साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकाला जाता है। हर प्लेन के लिए, हर सरफेस के लिए पहले आप पर्टिकुलरली निकालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद सबको जोड़ दीजिए। ये सिंपल सा काम होता है। तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास है। अब हमें करना कुछ नहीं है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो सबको एक बार के लिए जोड़ देना। अब यहाँ पे हमें साफ नजर आ रहा है कि सबको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे बाकी सब तो जीरो है, ये माइनस का ई ए है, ये प्लस का ई ए है, ये भी जीरो हो जाएगा। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो होती। मतलब समझिए आप लोग कि मैंने एक क्लोज सरफेस उठाया, उसको एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की टोटल वैल्यू निकल के आई मेरे सामने जीरो ही निकल के आई। ये बहुत लॉजिकल बात है, बहुत सिंपल सी बात है, सोचने लायक है कि एक बिल्कुल बंद चीज, एक बंद ऑब्जेक्ट आपका पड़ा है, एक बंद डब्बा है, उसको आप लोगों ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। चलिए ये तो एक हार्ड हो सकता है एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल उठाते हैं। एक बॉक्स है, उस बॉक्स को क्या किया मैंने कि एक पानी की धार है बहुत तेज बहती हुई आ रही है, उसके बीच में मैंने उसको रख दिया। तो क्या होगा कि थोड़ी देर मैंने उसको रखा हुआ छोड़ा, उसके बाद मैंने उसको बाहर निकाला, राइट, और मैंने चेक किया कि बॉक्स को खोल के चेक किया कि उसके अंदर कितना पानी है, तो उसके अंदर पानी होगा? नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो तो बंद है ना, उसके अंदर पानी जा कैसे सकता है। तो ऐसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा कैसे सकती है? ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चलती हुई आ रही है, इसके बीच में मैंने एक बॉक्स रख दिया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घुसेगी कैसे? सोचने वाली बात है। लेकिन यहां पर ऐसा हो सकता है, ये तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकली, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकली, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया ही नहीं। लेकिन जरा सोच के देखिए कि अगर मैं इस बॉक्स को यहां रख दूं और इधर से बहुत तेजी से, मतलब बिल्कुल वेरिएबल हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो, अलग अलग पावर से आए और इसके ऊपर आकर के टकराए, तब क्या होगा? तब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बनेगा। उसका कैलकुलेशन अलग होता है, जिसको कैलकुलेट किया था सबसे पहले द ग्रेट साइंटिस्ट गॉस ने। इसको लेकर के उन्होंने गॉस लॉ दिया था और एक गॉस थ्योरम दी थी। गॉस लॉ, गॉस थ्योरम यही बताती कि क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए, राइट। तो वो एक अलग चीज है, उसको हम लोग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की और उसके बीच में एक क्लोज सरफेस रख दिया, क्लोज ऑब्जेक्ट रख दिया। तो यहाँ पर टोटल जो आपका फॉर्मूला निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो ये निकलेगा कि इंटीग्रेशन में फाई ई इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन में ई डी एस, और यहां पर क्लोज का साइन लगाना पड़ेगा। डी एस मतलब पूरा पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा पूरा सरफेस आ गया, इसमें सारे प्लेन्स आ गए, ठीक है। और ये जो मैंने लगाया है ये क्लोज इंटीग्रल कहेंगे आप इसको। अब क्लोज इंटीग्रल इसलिए कहेंगे कि हम लोग ने क्या किया कि एक सरफेस में पहले प्लेन से शुरू हुए और दोबारा घूम के पहले ही प्लेन तक वापस आ गए। मतलब हम लोगों ने क्या किया कि एक बॉडी के अंदर पहले प्लेन का फ्लक्स निकाला, इस तरीके से दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सबको जोड़ के पूरी बॉडी का निकाल लिया। तो घूम फिर के हम लोगों ने एक चक्कर लगाया, एक क्लोज, हमारे ऑब्जेक्ट का जो फ्लक्स निकालना था उसके लिए क्लोज इंटीग्रल की जरूरत पड़ती है, राइट, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। और इसी को अगर आपको तोड़ना है तो आपको पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, यानी कि E1 DS1 प्लस E2 DS2, मतलब अलग अलग सरफेसेस के लिए, जैसे मैंने तोड़ा था EDA, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग प्लेन के लिए, अलग अलग सरफेस के लिए, एक पूरे ऑब्जेक्ट के लिए ये टोटल फॉर्मूला होगा क्लोज के लिए। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज्ड ऑब्जेक्ट या फिर क्लोज सरफेस। आगे इसी को हम लोग गॉस लॉ से समझेंगे। गॉस लॉ में कुछ अलग चीजें बताई गई हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इसी चैप्टर का, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बाकी इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है या फिर कोई क्वेरी रह जाती है, फिर कोई सवाल रहता है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।